वेलकम टू ऑल आर चैनल मुफ्त शिक्षा। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। जैसे कि जनवरी मंथ मिड मिड में आ चुका है और आपके प्री बोर्ड के एग्जाम भी काफ़ी सारे स्कूलों में ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके स्कूलों में एक्सटर्नल टीचर आएंगे, आपका प्रैक्टिकल लेंगे। प्रैक्टिकल के लिए भी आपको अपने सिलेबस को ही प्रिपेयर करना होगा कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएगा आपके स्कूल में, वो आपके प्रोजेक्ट फाइल से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, बाकी आपके जो सिलेबस है उससे भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एक्सटर्नल ये चेक करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने पूरी प्रिपरेशन करवा दी है। हमने आपकी दोनों बुक, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों फिनिश करा दी है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ाई है आपको। हर कॉन्सेप्चुअल वीडियो के बाद उसकी एक एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन वीडियो पढ़ाई है। जो कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर माइनर माइनर रह गए हैं वो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू कवर करवा दिए। तो ट्वेल्थ क्लास के जो सिलेबस है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आपके क्वेश्चन आस्क माय कॉलम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की वीडियो पर भी आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पूछ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया, आपको ब्रीफ में उस टॉपिक को समझना है, तो आप उस टॉपिक को या तो हमारे वेबसाइट पर जाके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस डाउट को, या फिर आप हमारे वीडियो में कमेंट में बता दीजिए हमें, हम आपको उसमें हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कमेंट करके पूछते हैं, कोई डाउट पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे और भी स्टूडेंट अवेलेबल है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हो सकता है कि आपके डाउट वहाँ क्लियर हो जाए। अगर वहाँ नहीं हो पाते हैं तो मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य आपके साथ बना रहूँगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। जैसे कि हमने ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर दिया है, तो आज हम फॉरवर्ड होने वाले हैं क्लास 11th की तरफ, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे भी काफ़ी कह रहे थे कि सर हमारे लिए कब बनाओगे आप वीडियो, हमें भी तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी आपके एग्ज़ाम के साथ ही स्टार्ट होंगे। तो आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। 11th क्लास के काफ़ी टॉपिक हम क्लास 12th की सिलेबस कराने से पहले कवर कर चुके थे, जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स की लिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो उसमें आपको 11th क्लास के काफ़ी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आज ही उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमने ड्रॉप की थी बीच में। उस सीरीज़ के अंदर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा स्टैटिस्टिक बुक का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा से आप लोग क्या समझते हैं? कलेक्शन का सीधा सीधा मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना। अब इकट्ठा कैसे करना? जो चीज आपके पास में नहीं है, इधर उधर फैली है, उधर रखी है, या किसी के पास है आपके पास नहीं है, अब उनसे लेना। जैसे इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, इन चीजों को एक दूसरी जगहों से इकट्ठा करके लाना, इसको बोला जाता है कलेक्शन। अब चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करना है हमको। तो डाटा क्या हो? डाटा एक इंफॉर्मेशन है। आप डाटा बोलिए या डेटा बोलिए, डाटा इंडियन एक्शन के अकॉर्डिंग लोग डाटा बोलते हैं, और अगर आप ब्रिटिश एक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो डेटा भी बोलते हैं। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में चलोगे तो डेटा बोलेंगे, जो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है। लेकिन जो लोग डाटा से समझते हैं और जो डेटा से समझते हैं, दोनों के लिए ही बोल दिया मैंने, तो समझ लें। तो अब आपको क्या करना है, आपको समझना है डेटा क्या। डेटा क्या होता है? इट इज सिंपल इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। एक सिंपल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज की, उसे डेटा कहा जाता है। डेटा डेटा एक टेक्निकल वर्ड है, बट जब मैं आपको इंफॉर्मेशन वर्ड बोलता हूँ तभी आपको समझ में आ जाता है कि किसी की बात की जा रही है, किसी की नॉलेज की बात की जा रही है, किसी के बारे में बात की जा रही है। इंफॉर्मेशन मतलब होता है किसी की सूचना। हिंदी में इंफॉर्मेशन को बोलेंगे सूचना। तो अब हमें क्या करना है? कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है, हिंदी में अगर समझें तो सूचनाओं को एकत्रित करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट काफ़ी बोलते हैं कि सर हमारे लिए आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो हिंदी के लिए भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन मैं आपको इंग्लिश की वीडियो के साथ ही बीच बीच में हिंदी में समझाता रहूँगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और रही बात आपके कंटेंट की, तो हिंदी में कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, आपको बहुत जल्द ही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो डाटा कलेक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे सूचनाओं को एकत्रित करना। डाटा मतलब होगी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि डाटा ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या, हम कि डाटा हम समझ गए कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा करना है, उस मेथड्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अब डाटा क्या, आपको सबको समझ में आ गया होगा। डाटा क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, या किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी मान लो किसी कंपनी के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। डेटा एक टेक्निकल वर्ड है, इंफॉर्मेशन आपका एक सिंपल वर्ड है। समझ में आया आपको? चलिए
आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपको एक डायग्राम बना के दिखा रखा जो जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डाटा से। ये बड़ा इसको थोड़ा वाइड करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डाटा जो कलेक्ट करना है फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से करोगे, और फिर किस से करोगे। इसका मतलब फ्रॉम होम कि डाटा कहाँ से और किस से कलेक्ट करोगे। इन दो चीज़ों में इनको डिवाइड किया जाएगा। अब इन दो चीज़ों के बेस पे ही मेथड भी बनेंगे। पहले पूछा जा रहा है ना फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, वेयर का मतलब हो गया ना कहाँ, यानी किसी जगह से। तो जगह क्या हुई, वो सोर्स हुई। तो हमें देखना कि सोर्स ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से हम डाटा या इंफॉर्मेशन या सूचना ले सकते हैं। अब अगर सोर्स को हिंदी में बोले तो स्रोत बोलेंगे, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्रोत। ज़्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं। ठीक है, स्रोत। अब स्रोत या सोर्स, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होते हैं, दूसरे सेकेंडरी सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसने सोर्स को प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ठीक है, अब प्राइमरी के खुद के अलग चलेंगे मेथड, और सेकेंडरी के अलग चलेंगे मेथड। जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, तो प्राइमरी का जो मेथड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी जो डाटा होता है, अगर जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है बिल्कुल, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसी, अगर जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, अगर हम उस पर्सन से ही डायरेक्ट ले रहे हैं तो क्या हुआ, ओरिजिन हुआ ना। उस बंदे से ही डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके ओरिजिन से ले रहे हैं, या जिस कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस कंपनी से ही ले रहे हैं, तो वो कंपनी भी ओरिजिन है उस इंफॉर्मेशन की। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, एक ओरिजिन होता है, कलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। और प्राइमरी सोर्स के थ्रू हमें जो डाटा मिलता है वो कैसे डाटा होता है, प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी सोर्स के थ्रू जो डाटा मिलता है उसे प्राइमरी डाटा बोलोगे। ऐसे सेम सेकेंडरी में, सेकेंडरी क्या होता है, ये डाटा जो होता है ना, ये ऑलरेडी पहले कलेक्ट किया गया होता है किसी और पर्पज से, है ना। जैसे हम मान लो हमने प्राइमरी सोर्स के थ्रू किसी कंपनी का डाटा कलेक्ट किया था ऑलरेडी, ठीक है, किसी पर्पज से। अब वो डाटा यूज हो चुका है, लेकिन अब वो डाटा पड़ा है अभी भी। अब किसी और काम के लिए हम वापस अगर उस डाटा को यूज करेंगे तो हम उससे कलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास पड़ा हुआ था। तो जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होता है, अगर आप उसको दोबारा यूज करेंगे तो उसे कहा जाएगा कि वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। और सेकेंडरी सोर्स से मिला डाटा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, ये देखो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है सेकेंडरी, और एक ऐसा डाटा होता है सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, अब इनके मेथड नीचे दिखा दिए कि मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है। प्राइमरी डाटा देखो आपके तीन मेथड से पढ़ाया जाता है। पहला पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जिसके नाम से पता लग रहा है जिस पर्सन का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके पास जाएंगे, सब पर्सनल क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू मेथड। दूसरा क्वेश्चनरी बाय मेल, जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको पर्सनल मेल कर देंगे, उसके पास हम फिजिकली फ्रंट में नहीं जाएंगे, उसको मेल करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर उससे मांग लेंगे। और उसके बाद है टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी कि जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको कॉल करेंगे, उससे हम क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस के जवाब देगा और हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, हम एक एक को ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर का एक वो ले लेते हैं इंट्रो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर के में आगे कंटिन्यू क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी के जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है, पब्लिश्ड डाटा मेथड या फिर अनपब्लिश्ड डाटा मेथड। जैसे कि इसमें था ना प्राइमरी डाटा में बोला कि हमने एक कंपनी का डाटा लिया पहले, तो उस डाटा को हमने यूज करके पब्लिश कर दिया होगा और फिर उसको हम दोबारा यूज करेंगे, तो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा था लेकिन पब्लिश डाटा होगा। लेकिन प्राइमरी डाटा में अगर कोई डाटा कलेक्ट किया गया लेकिन उसको पब्लिश्ड नहीं किया गया, ठीक है, उसकी कोई सीक्रेट पर्पज से अगर डाटा कलेक्ट किया गया हो, उसको यूज कर लिया गया हो लेकिन उसे पब्लिश ना किया गया हो, फिर अगर उस डाटा को यूज किया जा रहा है तो वो कैसा डाटा होगा, अनपब्लिश डाटा होगा। कैसा होगा, अनपब्लिश, क्योंकि पब्लिश नहीं किया लेकिन उसको यूज सेकेंड टाइम किया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड था, दोबारा से कलेक्ट नहीं किया गया। अब यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ हमने पढ़ लिया कि फ्रॉम वेयर कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है वो पढ़ लिया। अब किससे डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा भाई किससे कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन से तो करेंगे। किससे करेंगे, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को भी क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको भी मेथड में डिवाइड कर दिया जाता है। ये कौन से मेथड से डाटा करोगे आप कलेक्ट, एक मेथड है आपका सेंसस, दूसरा है सैंपल। पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन से भी डाटा कलेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है
अप्रोक्स 140 करोड़ है, ठीक है। तो उससे डाटा कलेक्ट करना कोई आम बात नहीं है। तो उसके लिए दो मेथड है, एक है आपका सेंसस मेथड जिसके अंदर ऑल यूनिट्स जैसे मान लो अगर हमारे 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ लोगों से पर्सनल मिलना, उनसे इंफॉर्मेशन लेना, वो कहलाएगा सेंसस, जिसके अंदर ऑल यूनिट, हर यूनिट को यूज किया जाएगा। और यह है सैंपल मेथड जिसमें फ्यू यूनिट्स, यानी कि जो 140 करोड़ लोग की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 140 करोड़ लोग से नहीं पूछेंगे। मान लो हमने ग्रुप बना दिया कि हर 1000 लोग पे से हम 2 सैंपल उठाएंगे, ऐसे करके। तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 पे 2 यूनिट उठा रहे हैं ना सिर्फ, तो क्या होगी, फ्यू यूनिट यूज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे आपका सैंपल मेथड, ठीक है। हर एक बंदे से नहीं पूछ रहे, 1000 बंदों पे से 2 बंदों से पूछ ले कि इन्फॉर्मेशन बताओ, ये तो वो होगी आपकी सैंपल। अब इनको करेंगे कैसे, हाउ, कि सेंसस मेथड हो या सैंपल मेथड हो, इनको कलेक्ट कैसे करेंगे डाटा को। बोला आपके पास एक ही तरीका है, आप क्या करें, सर्वे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्वे। अब सर्वे कैसे होगा, या तो आप सेंसस मेथड से सर्वे कर लो या सैम्पलिंग मेथड से सर्वे कर लो। सेंसस मेथड मैंने आपको बताया क्या करना होता है, सेंसस मेथड के अंदर हर एक यूनिट को पकड़ के उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। यूनिट मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। और सैंपल मेथड में एक एग्जाम्पल मान के चलो कि एक फैमिली में अगर 20 लोग हैं, तो हम सिर्फ उस फैमिली के एक हेड से पूछ लेंगे पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सैंपल हो गया, पूरी एक फैमिली को एक बंदे ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सैंपल मेथड हो गया। अब सैंपल मेथड के अंदर भी दो मेथड होते हैं, एक रैंडम एक नॉन रैंडम। रैंडम मतलब कि ऐसे ही 10 लोग खड़े हैं, किसी भी एक को ऐसी मनचाहा उन्होंने बुलाया और बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन पूछ ली, तो रैंडम हो गया कि आपने इसमें कोई पार्शलिटी नहीं की। और नॉन रैंडम कि आपने अपनी इच्छा से या फिर कोई टेक्निक से कि मैं हर 10 में से 5वें नंबर वाले बंदे को सैंपल बनाऊंगा, या हर 20 में से 15वें नंबर वाले को सैंपल बनाऊंगा, तो ये क्या है, नॉन रैंडम है, वो रैंडम थोड़ी है, आपने यहाँ पे एक मेथड यूज कर लिया। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इस चैप्टर में। अब जो आप जो डाटा कलेक्ट किसी भी सोर्स से भी अगर डाटा कलेक्ट करते हो, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, तो उसके अंदर भी सर्वे ही किया जाता है। उस सर्वे के अंदर भी वही मेथड आएंगे जो हमने पढ़े हैं, सेंसस मेथड आएगा या फिर सैम्पलिंग मेथड आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हम ऑल अराउंड यही पढ़ेंगे कि डाटा, कैसा डाटा, कहाँ से कलेक्ट किया गया, ठीक है, यानी कि सोर्स किससे कलेक्ट किया गया, यानी कि पर्सन वो या इंडिविजुअल या पर्सनालिटी या फिर पॉपुलेशन, जैसे भी है वो मेथड के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डेटा। वैसे तो मैंने आपको सिंपली बता दिया व्हाट इज डेटा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ओहो, इरेजर सेलेक्ट हो गया। चलो, डेटा क्या है, इज अ टूल विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। बोल रहे डेटा क्या है, एक टूल है। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया डेटा क्या इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, डेटा इज अ टूल। डेटा इज एक टूल है, कैसा टूल है, विच हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को जिसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, उसको सॉल्व करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। क्योंकि आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो वो आपको समझने में क्या करेगी, उसकी मदद करेगी। तो डेटा क्या है, डेटा इज अ टूल विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो किसी भी प्रॉब्लम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के सॉल्व कर देता है। उसके बाद अगर अदर डेफिनेशन देखनी है तो एक और डेफिनेशन गिवन आपके पास, डाटा आर कंपैरेटिव न्यूमेरिकल फैक्ट। डेटा क्या होते हैं, डेटा एक कंपैरेटिबल न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, क्योंकि डेटा के अंदर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नंबर्स में होती है। और वो अगर इन्फॉर्मेशन मान लो 1% की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो एक बात नहीं होगी, उसमें कई चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो वो कंपैरेटिवली आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन का, कि क्या फैक्ट सही है क्या फैक्ट सही नहीं है। एंड इंफॉर्मेशन द डेटा आर टूल्स विच हेल्प इन रीचिंग अ साउंड कंक्लूजन। एक ही बात है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था पिछले डेफिनेशन में, डेटा इज अ टूल विच हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी बोल रहा है डेटा आर टूल्स विच हेल्प इन रीचिंग साउंड कंक्लूजन, ये कंक्लूजन पहुंचने लगे, एक ही बात है दोनों का सेंस, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देयरफॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसलिए ही जो आपका स्टैटिकल क्या इन्वेस्टिगेशन या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा क्या फर्स्ट और फॉरमोस्ट माना जाता है, किसके लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब हमने सोर्स पढ़ा था, सोर्स ऑफ डाटा मैंने आपको अभी बताया,
सोर्स ऑफ डाटा कितने होते हैं? दो तरीके के सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मैंने आपको बताया कि जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर उस पर्सन से ही डायरेक्ट ले रहे हैं तो ये प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि हम ओरिजिन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर उसके ओरिजिन से ले रहे हैं तो वो प्राइमरी है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन समझो। प्राइमरी डेटा क्या है? द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज प्राइमरी डेटा, इट इज फर्स्ट हैंड डेटा। बोल रहा है कि जो डाटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है किससे? जिस पर्सन का है, ठीक है, उसी से अगर ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है बाय इन्वेस्टिगेशन, दैट डेटा कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और इसे फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है। प्राइमरी डेटा तो कहा ही जाता है और फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है ना। जैसे गाड़ी होती है ना, ये फर्स्ट हैंड गाड़ी है, जो नई खरीदी उसे फर्स्ट हैंड बोल लेंगे। अब सेकंड हैंड किसे बोलते हैं? जो ऑलरेडी किसी ने खरीदी थी, अब आप उससे खरीद रहे हैं तो सेकंड हैंड हुई। तो सेकंड डेटा सेकंड हैंड होगा और प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको प्राइमरी सोर्स के जो मेथड दे रखे हैं कलेक्शन के, प्राइमरी मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड है वो क्या है? पहला है पर्सनल इंटरव्यू, जैसा मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेलिंग, जिसके अंदर क्वेश्चन भेजी जाती है। तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यूज, जिसके अंदर टेलीफोन पे ही उस पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं एक एक करके कि पर्सनल इंटरव्यू क्या है। भाई पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन जा रही है वो पर्सन और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है यानी कि इन्वेस्टिगेटर, वो दोनों आमने सामने बैठे होंगे। इन्वेस्टिगेटर अपने क्वेश्चन पुट करेगा पर्सन जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके सामने, और वो उसके जवाब देगा, और जो आपका इन्वेस्टिगेटर वो आंसर को नोट कर लेगा एक जगह पे। ये हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू, है ना। जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होता है वही होता है ये। इसमें देखो डेफिनेशन क्या कह रही है? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हैज access to all the members, the researcher of, रिसर्चर बोलो या इन्वेस्टिगेटर बोलो, conducts फेस टू फेस इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट। जब रिसर्चर या फिर आप उसको इन्वेस्टिगेटर बोलो, जब फेस टू फेस क्वेश्चन के आंसर लेता है, कलेक्ट करता है किससे? रिस्पोंडेंट से, यानी कि जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको बोला जाता है क्या? आपका पर्सनल इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यू मेथड है डेटा कलेक्ट करने का। ऐसे ही आपका सेकेंड है मेलिंग। मेलिंग क्वेश्चनरी के अंदर क्या है कि जो आपका रिसर्चर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर करता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन उसको पूछने हैं उन क्वेश्चंस के लिए एक लिस्ट बना लेता है ठीक से। ठीक है, क्वेश्चनरी कैसे बनाई जाती है ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों क्वेश्चनरी के लिए एक अलग से क्वेश्चन आता है और एग्जाम में क्वेश्चनरी प्रिपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या करता है जो आपका रिसर्चर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है, एक लिस्ट बनाता है पूरे क्वेश्चंस की, जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो क्वेश्चन की लिस्ट बनाएगा, और जो रिस्पोंडेंट है उसको वो लिस्ट मेल कर देगा। वो लिस्ट मेल कर देगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस मेल का रिवर्ट बहुत जल्द दें। तो जो जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेल उसके पास जाएगा, वो अपना मेल ओपन करेगा, उन क्वेश्चंस के आंसर देगा और मेल रीसेंड कर देगा, यानी कि वापस अपने आंसर मेल कर देगा किसको? आपका इन्वेस्टिगेटर को। कौन करेगा? और ये रिस्पोंडेंट करेगा। इसे बोलेंगे आपका क्या? मेलिंग क्वेश्चनरी। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है? व्हेन द डेटा in a survey are collected by mail, the questionnaire is sent to each individual by mail with a request to complete and return by a given data। तो क्या याद रखना, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट से रिक्वेस्ट करेगा, अगर मेलिंग मेथड यूज कर रहा है, कि आपको मैंने जो मेल किया है क्वेश्चनरी, उस क्वेश्चनरी के आंसर प्लीज जल्द से जल्द मुझे मेल पर ही वापस दे दीजिए। रिक्वेस्ट करनी है आपको, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो आपका नौकर नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट मेथड टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू जैसे नाम से पता लग रहा है टेलीफोन पे ही इंटरव्यू लेना। ऐसे आजकल कई इंटरव्यू टेलीफोन पे ही होते हैं कई कंपनियों में। पहले आपका सबसे फर्स्ट राउंड जो होता है इंटरव्यू का, अगर जॉब वगैरह के लिए जाते हैं प्राइवेट या कॉर्पोरेट में, तो पहले वो आपके स्किल फोन पे ही चेक करते हैं। आपकी कन्वर्सेशन स्किल जो है वो आपसे फ़ोन पे ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आपके रिप्लाई से ही वो डिसाइड करेंगे कि आपको कंपनी में पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं। समझ गया? कंपनी में भी यूज़ हो रहे हैं मेथड। पहले टेलीफोनिक राउंड होता है आपका, उसके बाद फिर क्या होता है? ये पर्सनल राउंड होता है। ठीक है, या मेलिंग भी हो सकता है। मेलिंग ऐसे रख सकते हो, सीरियल में कई कंपनी में होता है, आप पहले मेलिंग क्वेश्चन राउंड होगा, यानी कि आप मेल करो कंपनी को, उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट मांगी है, फिर कंपनी आपको कॉल करेगी, आपसे क्वेश्चन आंसर करेगी, आपके कन्वर्सेशन स्किल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कंपनी में बुलाना है या
नहीं बुलाना है। एक सेकेंड। सर्दियों में हम लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी की कमी से हमारे अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी पानी मांगती नहीं है सर्दियों में, क्योंकि बॉडी के अंदर मॉइस्चर कम होता ही नहीं है, गर्मी में हो जाता है ना, डिहाइड्रेट होती नहीं है। तो पानी बीच बीच में पीते रहा करें। मेरे को तो पीना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, और आप लोग भी पिया करें। पानी के अंदर क्या होता है, व्हाट इज पानी, मतलब व्हाट इज वाटर, वाटर का साइंटिफिक फॉर्मूला तो पता होगा सबको, H2O, यही होता है ना साइंस वाले स्टूडेंट्स। तो H2O क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वाटर क्या करता है, उसको फुलफिल करता है। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से मेंटेन हो रहा है तो ही आपका ब्रेन काम करेगा। तो इसलिए पानी ज़रूरी होता है। अगर पढ़ते वक्त भी आप पानी लेके बैठ रहे हैं और बीच में पानी पीते रहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है पानी पीने से, ठीक है। तो पानी पीते रहा करें बीच बीच में। और ऐसा नहीं बोला जा रहा है, जो लोग बोलते हैं 5 लीटर पियो दिन में, 6 लीटर पियो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पिए, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पिए, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अब हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। इन अ टेलीफोनिक इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन। बोला टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पुट करेगा और उससे उस क्वेश्चन के आंसर लेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्या है ये, कि फोन पे इंटरव्यू लेना आपका कहलाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट देखो, पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेज क्या है भाई, है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज कि भाई हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि अगर आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपके सामने ही बैठा है तो किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाएगा और आपको कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा ही हर क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हाईएस्ट क्या होते हैं, आंसर मिलने के रेट जो होता है, रिस्पॉन्स रेट जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है किसके अंदर, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। मेलिंग में तो हो सकता है ना वो क्वेश्चन को स्किप कर दे, है ना। दूसरा, अलाउज यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब आप सामने बैठे होते हो किसी पर्सन के तो आप उससे हर तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हो और फेस से भी पता लग जाता है कि वो आपको सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। बाकी बेटर ऑफ यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और जब पर्सन जिससे इंफॉर्मेशन लेनी हो सामने बैठा हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं तो क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन को कैसे भी फ्लेक्सिबली मोड़ के उससे क्वेश्चन को पूछ सकते हो, इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अलोज क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिशियस क्वेश्चन, और जो एम्बिशियस क्वेश्चन होते हैं आपके माइंड में कुछ थॉट चल रहे होते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो जब आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं। मेलिंग में आपके अंदर क्या चल रहा है थॉट, आप किसी क्वेश्चन को कैसे पुट कर रहे हो वो पता नहीं चलता, लेकिन फेस टू फेस जब आप बोल रहे होते हो तो कई क्वेश्चन में क्या होता है, बोलने से फीलिंग, अगर आप बोलते हो तो आपकी फीलिंग भी एक्सप्रेस होती है। तो फीलिंग जब एक्सप्रेस होती है तो सामने वाले पर्सन को भी उस हिसाब से समझ में आता है कि ये जो आंसर है किस सेंस में दिया जा रहा है। लेकिन मेलिंग में क्या आप उसके आंसर का सेंस समझ सकते हो, बिल्कुल नहीं समझ सकते, है ना। डिसएडवांटेज, भाई डिसएडवांटेज क्या है इसके, एक्सपेंसिव है सबसे पहली बात तो, कि आपको हर पर्सन से पर्सनल मिलना पड़ेगा, तो भाई इसमें खर्चा तो आएगा ही आएगा, मैन पावर यूज करनी पड़ेगी इतनी, उस मैन पावर को पे करोगे तो खर्चा आएगा, उसके बाद टाइम भी वेस्ट होगा बहुत, इसलिए एक्सपेंसिव है। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट, और जो रिस्पोंडेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, कि अगर आपका इन्वेस्टिगेटर चाहे तो खुद के क्वेश्चंस के थ्रू उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो जैसी इंफॉर्मेशन निकालना चाहे वो निकाल लेगा। और मोर टाइम टेकिंग, टाइम बहुत खाएगी, क्योंकि आपको एक एक पर्सन को एक एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को समझने के लिए कई बार क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के या कैसे भी, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है इन्फ्लुएंस करके, तो इन्फ्लुएंस करने में भी सब चीज़ में टाइम लगेगा, तो क्या है, टाइम टेकिंग है। ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखो, मेल इंटरव्यू के आपके फायदे क्या हैं, मेल इंटरव्यू के फायदे क्या हैं। मेल इंटरव्यू का फायदा है कि भाई पहली तो बात तो एक खर्चा नहीं होगा, इसमें कम खर्चा होगा, जो आपको पर्सनल मिलना नहीं पड़ रहा तो ज़्यादा मैन पावर की जरूरत है नहीं, है ना। आप एक ही टाइम में
हजारों मेल कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, लीस्ट एक्सपेंसिव, भाई खर्चा नहीं आता ज़्यादा इसमें। दूसरा, ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, ये सिर्फ रिमोट एरिया में पहुंच सकता है, यानी कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहीं तो पहुंच सकता है। जहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे मेलिंग मेथड यूज़ कैसे करोगे आप। अगर सामने वाले पर्सन के पास वो नहीं है, टेक्निकली अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो आप उससे कैसे पूछो क्वेश्चन। वहाँ तो आपको पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या, ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरिया में पहुँच सकते हो सिर्फ। नो इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट, और अगर मेलिंग मेथड यूज़ करते हो तो आप या इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मेंटेन्स एनी एनोमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, और एनोमिनिटी को भी क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो उसका जवाब जैसा चाहे वैसा ही देगा, आप उस पर कुछ बोझ या बर्डन नहीं डाल पाओगे, फोर्स नहीं कर पाओगे। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चन, और मेलिंग मेथड सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बोल के भी, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बोल के भी आप नहीं पूछ सकते सामने वाले से, तो आप उसको लिख के मेलिंग में पूछ सकते हो। वो अगर चाहेगा तो जवाब देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, जिससे क्या रहेगा, आपके पिटने के चांस कम है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप नहीं पूछ सकते, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप रिटर्न में पूछ रहे हो तो अगर अगला बंदा समझेगा कि हाँ क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है तो दे देगा, अदरवाइज वो उसको स्किप कर देगा, आप पे गुस्सा तो होगा नहीं। उसके बाद डिसएडवांटेज, भाई नुकसान क्या है इस मेथड के, किसके, मेल्ड इंटरव्यू मेथड के नुकसान क्या है। पहला नुकसान देखो, कैन नॉट बी यूज्ड बाय इलिटरेट, भाई अनपढ़ लोग इसको यूज नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ सकते, वो मेल का जवाब कैसे देंगे, सीधी बात ना। दूसरा, लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, इसमें हो सकता है कि आप इन्वेस्टिगेटर ने तो भेज दी क्वेश्चन थी, अब जो आपका रिस्पोंडेंट है वो दे ही नहीं रहा रिप्लाई, दे ही नहीं रहा रिप्लाई, तो क्या होगा, टाइम भी जाया जाएगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स में, है ना। डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएम्बेजियस क्वेश्चंस, और इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन अलाउड नहीं होता है। जब आप पर्सनल क्वेश्चन इंटरव्यू करते हो तो सामने बैठे होते हो, तो वो किसी चीज़ का अगर जवाब दे रहा है रिस्पोंडेंट तो उसको एक्सप्लेन करके देगा आपको, लेकिन मेल इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस के आंसर यस नो या एक आध पॉइंट में चॉइस करनी होती है आपको, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहाँ पर, है ना। उसके बाद रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, जैसे पर्सनल इंटरव्यू में होता है ना, मैंने कहा ना फेस टू फेस आप देख के आंसर समझ सकते हो कि फैक्ट रियल क्या है या नहीं। तो अगर आप मेल मेथड यूज करते हो तो रियल फैक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप फेस एक्सप्रेशन को तो पढ़ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि मेल मेथड में तो जो लिखा होगा उस रिप्लाई में वही आप पढ़ोगे, बाकी आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, ये रिएक्शंस को नहीं समझ सकता मेल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाद आता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू के फायदे क्या है, पहला, रिलेटिवली लो कॉस्ट, भाई बहुत कम खर्चा आता है, और आजकल तो खर्चा आता नहीं है, आपकी मोबाइल कॉल्स जो तो अनलिमिटेड है ना, कॉल्स का भी खर्चा नहीं आता। उसके बाद रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट, क्योंकि आप उसको फ़ोन पे बात कर रहे हो आप उससे, तो उसको इन्फ्लुएंस तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। वो चाहेगा तो आपको फ़ोन कट कर देगा, ज़्यादा बोलोगे तो, सामने बैठे होगे तो आपको इन्फ्लुएंस कर भी सकता है। रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, हाँ मेलिंग मेथड के कंपैरिजन में यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका पर्सनल इंटरव्यू मेथड है उसका रिस्पॉन्स रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू का, और सबसे कम जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो किसका होता है आपका, पता इससे पहले कौन सा था, मेलिंग मेथड, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, किसके, टेलीफोनिक इंटरव्यू के डिसएडवांटेज क्या है। पहला, लिमिटेड यूज़ है भाई, अब टेलीफोनिक के लिमिटेड यूज़ है, जहाँ टेलीफोन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप कैसे यूज़ कर लोगे मेथड को, लिमिटेड ही हुए। उसके बाद रिएक्शंस कैन नॉट बी वॉच्ड, आप कॉल पे बात कर रहे हो लेकिन अगले बंदे के एक्सप्रेशन तो नहीं रीड कर सकते ना, हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन सामने बैठा हो तो कई बार आप फेस से पकड़ लेते हो, फेस रीडिंग से पता लग जाता है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस रिस्पोंडेंट, हाँ यहाँ पे आप कॉल पे इन्फ्लुएंस कर पाओगे, ठीक है। लेस पॉसिबल, देखो यहाँ लिखा है कि लेस इन्फ्लुएंसी, लेकिन करोगे सही ना, लेस करोगे तो ये तो हो गया एडवांटेज, लेकिन कर रहे हुए क्या हो गया आपका डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी डेटा क्या है, आपने प्राइमरी डेटा समझ लिया, प्राइमरी डेटा के मेथड समझ लिए कि कैसे कलेक्ट किया जाता है, अब पढ़ना है सेकेंडरी डेटा। मैंने आपको पहले बता दिया सेकेंडरी डेटा होता क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटा, जिसको पहले किसी और पर्पज से कलेक्ट किया गया था, अब आप उसको किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो वो क्या आता है आपका सेकेंडरी डेटा होता है। ये ओरिजिन से कलेक्ट नहीं किया जाता, ये सेकेंड हैंड डेटा होता है, ठीक है। देखो, द डेटा विच हैव बीन कलेक्टेड
ऐसा डेटा जो कलेक्ट किया गया था फॉर सम अदर पर्पस, किसके लिए किया था, कोई और पर्पस से किया था, सम अदर एजेंसीज एंड इज ऑब्टेन्ड बाय पर्सन फॉर न्यू पर्पस आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। बोल रहे कि ऐसा डेटा जो पहले किसी और एजेंसी ने किसी और पर्पस से कलेक्ट किया था, लेकिन अब कोई और एजेंसी किसी और पर्पस से उस डेटा को यूज करेगी अगर, तो वो डेटा कहलाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। सिंपल डेफिनेशन है, सेकेंड हैंड डेटा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब जो सेकेंडरी डेटा होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आपका एक होता है पब्लिश्ड सोर्स और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। समझ गए? पब्लिश सोर्स डेटा कैसा होता है मैंने आपको समझा दिया, आप डेफिनेशन देख लो। सच एज गवर्नमेंट रिपोर्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स रिटन बाय स्कॉलर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। बोला है कि कई डाटा जो पहले ही कलेक्ट किए गए होते हैं और उनको फिर पब्लिश भी किया जाता है। कौन करता है उनको? गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है आपकी, डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जाते हैं, न्यूज़पेपर वाले पब्लिश करते हैं डेटा, रिसर्च पेपर भी होते हैं, कोई रिसर्च चल रही होती है उसके ऊपर जो डेटा होता है पब्लिश किया जाता है, बुक्स लिखी जाती हैं, कौन राइटर्स के थ्रू लिखी जाती हैं, स्कॉलर्स के थ्रू लिखी जाती हैं, या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते हैं, वेबसाइट एक्सेट्रा। इन सब पे जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी होती है, अगर उनको हम दोबारा यूज करते हैं तो हमारे लिए कहलाएगा पब्लिश्ड सोर्स। किसका? सेकेंडरी डेटा का। ठीक है, और अनपब्लिश सोर्स कैसा होगा? ये देखो, वर्क ऑफ अ स्कॉलर विच इज नॉट पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। बोला कि ऐसे ऐसे आपके स्कॉलर्स जो इन्होंने रिसर्च की लेकिन उस डाटा को इंस्टीट्यूट में पब्लिश नहीं किया। होता है ना, आप वो करते हो, मान लो पीएचडी वगैरह कर रहे हो आप या एमफिल कर रहे हो, तो आप रिसर्च करते हो किसी टॉपिक पे, तो उसको हर टॉपिक को थोड़ी ना पब्लिश कर रहेगा इंस्टीट्यूट, कुछ टॉपिक को आपके पास खुद के पास भी सेव करके रखेगा। तो ऐसा जो रिसर्च पे जो डेटा निकल के आया होगा जिसको आप सेकेंडरी सोर्स की तरह यूज करोगे तो वो कहलाएगा अनपब्लिश्ड डेटा। ठीक है, उसको मार्केट में नहीं लाया गया जिस डेटा को, वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा अगर ऑलरेडी कलेक्टेड है। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है? अभी पढ़ लिया, या तो पब्लिश डेटा से पब्लिश सोर्स से ला सकते हो या अनपब्लिश सोर्स यूज कर सकते हो, या बोला अदर सोर्स जैसे कि वेबसाइट वगैरह। अदर सोर्स में क्या जाते हैं आपके? वेबसाइट। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेज। बोला जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वे में डाटा कलेक्ट करने का, वो होता है आपका क्वेश्चनरी या इंटरव्यू। या तो क्वेश्चनरी के थ्रू पूछेगा या इंटरव्यू होगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। अब क्वेश्चनरी क्या होती है मैंने बताया था ना, क्वेश्चन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, बोला था आपको। इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ इन हिज ओन राइटिंग। हिमसेल्फ या हरसेल्फ यहाँ पे दोनों आ सकता है, ये जरूर थोड़ी ना कि आपका रिस्पोंडेंट जो है वो सिर्फ मेल हो, फीमेल भी हो सकता है ना। तो बोला क्वेश्चनरी क्या होती है? क्वेश्चनरी एक क्वेश्चंस का सेट होता है जिन क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उस प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, और उन क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है? आपका रिस्पोंडेंट देता है। ठीक है, तो क्वेश्चनरी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है क्वेश्चनरी? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे क्वेश्चन के सेट जो इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, और उसके आंसर कौन देता है? आपका रिस्पोंडेंट देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पानी पी ले, गला सूख रहा है ज्यादा। देखिए, द क्वेश्चनरी is either self-administrated by the respondent or administrated by the researcher। रिसर्चर को एनुमरेटर भी बोलते हैं, याद रखना। और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर। बोल रहा है जो क्वेश्चनरी होते हैं उसको कौन कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? या तो रिस्पोंडेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगा, या कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट करेगा, जो एनुमरेटर उसका दूसरा नाम है, या फिर इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेट करेगा। ये तीन लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कि इसको क्वेश्चनरी को, या तो रिस्पोंडेंट या इन्वेस्टिगेटर या फिर आपका कौन कौन भाई? इन्वेस्टिगेटर होगा, रिस्पोंडेंट हो गया और रिसर्चर।
शेड्यूल क्या है? मतलब टाइम टेबल। शेड्यूल से नाम सीधे ही आपके दिमाग में क्या खटक करके आता है? शेड्यूल मतलब टाइम टेबल किसी चीज़ का। तो लेकिन यहाँ पे क्या है शेड्यूल? शेड्यूल का एग्जैक्ट मीनिंग यही तो है, टाइम टेबल, किसी चीज़ कोई काम करने का टाइम टेबल। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर ऑब्टेन्ड इन अ फॉर्म which is filled by the enumerators on the basis of the answers given by the respondent। बोला जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है? एक क्वेश्चन एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, अब उनका जो रिप्लाई दिया गया है वो क्या है? शेड्यूल। सीधी सिंपल लैंग्वेज। जो क्वेश्चनरी मेल की गई थी, ठीक है, किसने? रिसर्चर ने मेल की थी किसको? रिस्पोंडेंट को। अब रिस्पोंडेंट ने जो बदले में आंसर दिए हैं, वो जो सेट बनाया है उसने, उसको बोलेंगे शेड्यूल। ठीक है। देखो, आंसर टू द क्वेश्चंस आर ऑब्टेन्ड, वो आंसर जो क्वेश्चन के थ्रू ऑब्टेन हुए इन अ फॉर्म ऑफ विच इज फिल्ड बाय द एनुमरेटर्स, जो फिल किए गए किसने? एनुमरेटर्स ने फिल किए, ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स गिवन बाय द रिस्पोंडेंट। और किस में भी हो सकता है? पर्सन इंटरव्यू में हो सकता है। पर्सन इंटरव्यू में वो जो आपका वो इन्वेस्टिगेटर एक पर्चा लेके बैठा है, इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, वो पूछ रहा है रिस्पोंडेंट्स और फिल करे जा रहा है। तो ये जो फिल कर रहा है ना, ये फिल करने के बाद शेड्यूल बन गई। जब तक क्वेश्चन के आंसर नहीं पूछे गए, क्वेश्चनरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही है सिर्फ उसमें, जो फील्ड कर दी गई है तो क्या बन गया? शेड्यूल बन गया। समझ गए? इन्वेस्टिगेटर क्या है? इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट ऑन अ प्रॉब्लम। सीधी बात है। इन्वेस्टिगेटर एक वो पर्सन है जो इन्वेस्टिगेट करता है किस पे? प्रॉब्लम पे। वहां लिखा है द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। एक पर्सन जो स्टैटिकल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि स्टैटिकल वर्ड के अंदर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है, इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है स्टैटिकल। द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, उसको बोला जाता है क्या? आपका इन्वेस्टिगेटर। ठीक है। नेक्स्ट, इन्यूमरेटर क्या? अब इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। देखो, पर्सन एंगेज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द डाटा। देखो, इन्वेस्टिगेटर ही न्यूमरेटर हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर ही न्यूमरेटर हो सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेटर भी है, न्यूमरेटर भी है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर अगर अपने अंडर कुछ असिस्टेंट रखता है, किसके लिए? डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो जो असिस्टेंट है वो क्या कहलाएंगे? इन्यूमरेटर कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर असिस्टेंट नहीं है तो इन्यूमरेटर का भी जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर खुद प्ले कर रहा है। लिखा ना, पर्सन एंगेज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, पर्सन, जिन पर्सन को इन्वेस्टिगेटर ने क्या करा है? एंगेज करा है, किसके लिए? टू कलेक्ट डाटा, डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिस्पोंडेंट कौन है भाई? कितना आसान है। जब इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चन पूछने वाला वो है, तो जवाब देने वाला रिस्पोंडेंट, जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और जो जवाब दे रहा है वो कौन है? रिस्पोंडेंट है। रिस्पॉन्स देने वाला रिस्पोंडेंट। द पर्सन हु रिस्पॉन्स ऑन द क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। ठीक है। देखो, द पर्सन फ्रॉम whom द स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिस पर्सन से स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो पर्सन क्या है? आपका रिस्पोंडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पायलट सर्वे क्या है भाई? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज पायलट सर्वे? बताओ। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी भी है, लेकिन लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा है नाम से, पायलट सर्वे पायलट सर्वे। तो एक एक वर्डिंग समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ बताऊंगा, अपना पहले सुना दूंगा, तो आपको लगेगा मुश्किल है ये। तो आप वर्ड टू वर्ड समझो। इट इज अ ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चनरी विद अ स्मॉल ग्रुप विच इज नोन एज पायलट सर्वे, और प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरीज। देखो, सीधे सीधे बोल रहा है, ये क्या एक तरीके का प्री टेस्ट है, जिसको पायलट सर्वे बोलते हैं। या तो प्री टेस्ट बोलेंगे, अब प्री टेस्ट लिखा हो तो आपको समझ में आता है, लेकिन वर्ड लिखा होता है पायलट सर्वे जो आपको समझ में नहीं आता। इसमें होता क्या है कि जब हम जो रिस्पॉन्स करने वाला है हमारे क्वेश्चन पे, उसके पास क्वेश्चन भेजने से पहले हम एक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट ही होते हैं। हम उस क्वेश्चन को उन एक्सपर्ट के पास भेजते हैं, वो एक्सपर्ट उसका किस हिसाब से रिस्पॉन्स देते हैं, ये हमें चेक करना होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्स आ रहा है सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स सही आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्वेश्चन करेक्ट प्रिपेयर हुई है। अगर हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे ठीक से, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें अभी इसमें और भी कोई चेंजेस करने हैं। यानी कि ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्री टेस्ट करते हैं क्वेश्चनरी का, तो वो कहलाता है आपका पायलट सर्वे। समझ गए? एक तरीके से ट्रायल समझ लो। पायलट सर्वे क्या है? एक ट्रायल है।
इट हेल्प्स टू नो द shortcomings and drawback of the questions, assessing the suitability of questions, clarity of the instruction, performance of the enumerator, and the cost and time involved by actual survey. वही बताओ क्या क्या चीज सेव हो जाएगी कि अगर उसमें कोई गलती आ रही है, ड्रॉबैक आ रहे हैं, ठीक है, लिखा ना, ड्रॉबैक आप कलेक्ट कर सही कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस के, सुटेबिलिटी कि सही आंसर मिल रहे नहीं मिल रहे, उसके बाद क्लैरिटी इंस्ट्रक्शन की, परफॉर्मेंस किसकी, न्यूमरेटर की, ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट और टाइम क्या क्या लग रहा है, ये सब आप पता लगा सकते हैं ट्रायल करके। तो अगर क्वेश्चनरी का आप ट्रायल पे डालते हो क्वेश्चनरी को रिस्पॉन्स के लिए, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका पायलट सर्वे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, मेरिट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पायलट सर्वे। मेरिट बोलो या फिर इंपॉर्टेंट बोलो, क्या क्या फायदे हैं पायलट सर्वे के। पहला भाई, द पायलट सर्वे हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट द सर्वे। अगर आप पायलट सर्वे करते हैं ना कि आप कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका टेस्ट कर लेते हो, प्री टेस्ट, तो वो आपको क्या करती है भाई, वो आपको प्रिलिमिनरी आइडिया दे देती है, क्या कि आपको कैसे करना है काम को, हेल्प कर देती है आपकी कि आपको इसके अंदर कुछ चेंज करने हैं या नहीं करने। इट हेल्प इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी सो एज टू नो द शॉर्ट कमिंग एंड ड्रॉबैक ऑफ द क्वेश्चन। ये आपको हेल्प करती है कि उसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं, उसको सुधार लो, प्री टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद पायलट सर्वे ऑल्सो हेल्प इन असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। पायलट सर्वे ये भी आपको हेल्प भी करता है क्या, असेस करने में कि क्वेश्चन की सुटेबिलिटी सही है या क्वेश्चन सुटेबल है या नहीं है। चौथा, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ द एनुमरेटर्स एंड द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व्ड बाय एक्चुअल सर्वे। लोग क्या क्या बताता है कि एक तो क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शन की क्लैरिटी पता लग जाती है एक ट्रायल करने से ही, अगर सही से रिस्पॉन्स आ रहे तो हम समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस सही होगी, और फिर आपको एक्चुअल टाइम, सर्वेयर का एक्चुअल टाइम और कॉस्ट क्या लग रही है ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। ये है इसके बेनिफिट। एक तरीके से पूरी डेफिनेशन ही आ गई है। नेक्स्ट देखो, एग्जिट पोल्स क्या है। एग्जिट पोल्स, अब नाम से दिख रहा है ना, एग्जिट बाहर कर देना। जैसे पायलट सर्वे का मतलब क्या था, उड़ना, नाम से क्लियर नहीं होता, इसलिए आपको मैं एक एक वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। इसलिए यू मस्ट हैव सीन दैट द व्हेन एन इलेक्शन टेक्स प्लेस द टेलीविजन नेटवर्क प्रोवाइड इलेक्शन कवरेज, दे ऑल्सो ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट, दिस इज डन थ्रू एग्जिट पोल्स। आपने देखा होगा जब इलेक्शन चलते हैं तो इलेक्शन में वोटिंग होने के बाद जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं क्या बोलते हैं, आपको एक प्रोडिक्शन देते रहते हैं कि ये वाली पार्टी ऊपर है, अभी ये वाली पार्टी ऊपर है, ये वाली पार्टी ऊपर है, अब ये आगे चल रही है, ये नीचे चल रही है, इतने वोटों से हार रही है, इतने वोटों से जीत रही है। तो क्या एक प्रोडिक्शन है ना, तो ये प्रोडिक्शन ही है क्या आपका एग्जिट पोल्स। जो प्रोडिक्शन लगाना, रिजल्ट आने से पहले जो प्रिडिक्शन रिजल्ट होते हैं ना, जो रिजल्ट प्रिडिक्ट किए गए होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, ठीक है। वेयर इन अ रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स हु एग्जिट द पोलिंग बूथ आर आस्क्ड whom they voted for from the data of the sample of voters the prediction is made। कह रहा है कि भाई कैसे करते हैं प्रिडिक्शन, जब आप वहां गए इलेक्शन बूथ पे, इलेक्शन देके जब बाहर निकल रहे हो तो सारे बंदों से नहीं पूछेंगे, 10 बंदे निकले उन्होंने किसी एक से पूछ लिया, फिर दूसरे 10 निकले फिर किसी एक से पूछ लिया, उन सैंपल के बेस पे वो ये देखते हैं कि कौन किस पार्टी को वोट कर रहा है, वो उसी पे अपनी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं है ना, उन्होंने 10 में से एक से ही पूछा है, 9 से तो पूछा ही नहीं ना, तो प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। तो एग्जिट पोल क्या होता है, जस्ट एक क्या होता है, प्रिडिक्शन होती है किसकी, रिजल्ट की, रिजल्ट की प्रिडिक्शन करना क्या आपका एग्जिट पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनरी। भाई जब आप क्वेश्चनरी बनाएं, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स होने चाहिए। मैंने बोलता ना क्वेश्चनरी के ऊपर आपको स्पेसिफिकली अलग से समझाऊंगा, बोला था ना आपको। देखो ये देखो, पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चनरी स्टार्ट करने से पहले, जब आप सबसे पहले वहां लिखोगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चनरी किस वजह किसके बारे में है और इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा नहीं आप 50-60 क्वेश्चन भर दे रहे हो, क्योंकि कोई रिस्पॉन्डेंट इतने क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। रीजनेबल क्वेश्चंस होने चाहिए, अगर 10 क्वेश्चन की जरूरत है तो 10 ही हो, 11वां क्वेश्चन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी इतने ज्यादा क्वेश्चन के जवाब नहीं देता है। क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो लॉजिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्वर से पहले पूछ रहे हो कि आपके बच्चे हैं या नहीं, वो बोलेगा जी हाँ मेरे बच्चे हैं, फिर आपको 4 क्वेश्चन बाद पूछ रहे कि आपकी शादी हुई है, तो कोई ऑर्डर हुआ क्वेश्चन का? नहीं ना। तो क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले आप उससे पूछो आपकी शादी हुई है नहीं, उसके बाद आप उससे पूछो आपके बच्चे हैं या नहीं, तो ऑर्डर हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, एकदम स्मॉल होने चाहिए जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सके, या फिर घुमा फिरा के ना पूछे गए, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो, पूछते ही समझ में आना चाहिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, जो आपने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्वेश्चन पे एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, वरना रेस्पोंडेंट गुस्सा होगा और ना ही रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइड, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश ना करें जो पर्सनल हो, हमेशा पर्सनल क्वेश्चंस को अवॉइड करें, वरना आपकी पिटाई हो सकती है, ठीक है। क्यों किसी पर्सन क्यों ही पूछना, आप इन्वेस्टिगेटर नॉर्मल क्वेश्चन पूछो। अवॉइड क्वेश्चंस विच रिक्वायर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ना ही डालें, क्योंकि हर कोई इतना इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, या हर कोई नहीं चाहता कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के आंसर देना। वो आपका टाइम, आप इंफॉर्मेशन लेने गए हो, आपको जरूरत है डेटा की, वो आपको डेटा की इंफॉर्मेशन दे, इस उसके लिए वो नीड नहीं है, नीड किसकी है? आपकी है। तो आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो मना ही कर देगा, नहीं दे रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बचें कि कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव ना हो। पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, पॉपुलेशन और यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है भाई? पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, अरे एक ही बात है, और लिखा है ना, पॉपुलेशन बोल लो या यूनिवर्स बोल लो। पॉपुलेशन वर्ड का मतलब समझ रहे हो? हाँ हाँ, आसपास की पॉपुलेशन, जितने हम लोग हैं हम सब पॉपुलेशन तो हैं। लेकिन जब बात की जाए कि एक क्लास है जिसके अंदर 50 बच्चे बैठे हैं और इन 50 बच्चों को डाटा कलेक्ट करना है, तो ये 50 बच्चे पॉपुलेशन बन गए, क्योंकि हमें 50 के 50 का कलेक्ट करना है ना, और इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं वो, है ना। हम वो पॉपुलेशन नहीं जो 140 करोड़ लोग हैं, वो नहीं, जिनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, उन सबको अगर हर यूनिट को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी या यूनिवर्स कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, इन स्टैटिस्टिक्स इट मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम, इसका मतलब है जितने भी हैं सबको एक साथ इंक्लूड करना। अंडर स्टडी टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई। या मैंने बोला ना एक क्लास में 50 बच्चों को डाटा कलेक्ट करना है, तो अगर 50 के 50 बच्चों को डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सबको इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गई। ये लिखा ना, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी है और सारी यूनिट को इंक्लूड कर रहे, तो वो क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए, यूनिवर्स हो गए। आ पॉपुलेशन प्रोसेस सर्टेन करेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन प्रोसेस में करेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ, और अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द सर्वे। अब देखो करेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। अब मैंने बोला ना कि एक क्लास के 50 स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं बोलूँ कि आपको 9th क्लास के ए सेक्शन का डाटा कलेक्ट करना है। अब देखो क्लास 9th एक करेक्टरिस्टिक हो गया, क्योंकि स्कूल में तो काफ़ी सारी क्लासेस हैं। सेक्शन ए एक करेक्टरिस्टिक हो गया, क्लास स्कूल में तो और भी सेक्शन है 9th क्लास के, तो करेक्टरिस्टिक हो गया ना। तो एक पर्पसली जब किसी एक पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ होल पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी होल पॉपुलेशन को उनके करेक्टरिस्टिक के थ्रू, फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया पॉपुलेशन। एडवांटेज ऑफ सैंपल, सैंपल के एडवांटेज क्या है भाई? पहली बात तो टाइम बचता है, सबसे बड़ी बात है ना। इट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबली accurate information about the population at a much lower cost, सबसे बढ़िया कॉस्ट बचती है कि आप पॉपुलेशन में अगर हर एक यूनिट को यूज करोगे तो खर्चा और टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करते हो तो वो सैंपल से आप क्या बोल रहे हैं कि रीजनेबल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ले लोगे, और टाइम भी बचेगा और आपका खर्चा भी बचेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के टाइप क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, या तो रैंडम सैम्पलिंग होती है या फिर नॉन रैंडम। अब रैंडम क्या होती है? ऐसे बिना किसी बाइस्ड के आपने किसी को भी बुलाया और उससे इन्फॉर्मेशन ले ली। और बाइस्ड क्या होता है कि आपने कोई मेथड लगा दिया, या आप पर्सनली बाइस्ड कर रहे हो, अपने जानकार को बुला रहे हो, तो नॉन सैम्पल नॉन रैंडम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रैंडम सैम्पलिंग क्या भाई? अभी बता दिया मैंने, डेफिनेशन देख लो। रैंडम सैम्पलिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है आप रैंडमली जब किसी को सेलेक्ट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग।
एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड एज ए सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट होती हैं वो सबको इक्वली चांस होता है सेलेक्ट होने का, बाइज्ड नहीं किया जा रहा, तो इक्वली चांस है, किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसी का अपोजिट है नॉन सैम्पलिंग मेथड, उसके अंदर आपको इक्वली चांस नहीं मिलता, हो सकता है ना बाइज्ड किया जा रहा हो, या बोल दिया जाए कि भाई जो 5 के मल्टीपल में आ रहे हैं नंबर पे वही सैंपल बनेंगे, तो बाकी जो नहीं आ रहे उनके साथ तो बाइज्ड हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपल, 2 तरीके रैंडम सैंपलिंग होती है। पहली सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग मेथड, दूसरी रिस्ट्रिक्टेड और रैंडम सैंपलिंग। समझ रहे हो? सिंपल बोल लो या अनरिस्ट्रिक्टेड बोल लो, यानी इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जब सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, उसको समझोगे कैसे। जो आपकी सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है भाई, नॉर्मल सबको इक्वल चांस मिलेगा ही मिलेगा। अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज वन इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जिसके अंदर मैं बोले कि 50 बच्चे हैं, उनमें से मैं किसी को भी आंख बंद करके उठा ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इक्वल चांस मिला है ना सबको। मैंने कोई ऐसे नहीं बोला कि भाई जो काले हैं वो हट जाएं, गोरे हैं अलग हट जाएं, लंबे हैं अलग हट जाएं, मोटे हैं अलग हट जाएं, नहीं, मैंने आंख बंद करी और किसी को भी सेलेक्ट कर लिया बिना उनके करेक्टरिस्टिक के। तो यह वही आपकी क्या होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग या सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग क्या है, अभी हमारा 2 तरीके की होती है रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। कैसी होती है, 2 तरीके की, एक होती है लॉटरी मेथड, दूसरी होती है टेबल ऑफ रैंडम मेंबर्स। लॉटरी मेथड, लॉटरी में समझो ना कि आपने सबके नाम डाले, ठीक है, और पर्ची निकाली, क्या होगी, लॉटरी, है ना। A separate slip of all item names numbers is made and selected in an unbiased way. Nowadays computer program are used to select random samples। और आजकल प्रोग्राम भी रैंडम से, जो कंप्यूटर प्रोग्राम पे वो भी क्या कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें लॉटरी में क्या होगा कि आप एक नंबर या स्लिप बनाओगे, पर्ची बनाओगे, उसमें से क्या क्या करें, अनबाइज्ड तरीके से सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप, लेकिन इसमें आप पर्ची वगैरह तो बना ही रहे हो ना, पहले तो आप नॉर्मल निकाल रहे थे तो वो क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड था, अब ये क्या है, वो ये क्या है आपका, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये गलत दे रखा है क्या, नहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर आप टेबल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने बताया, टू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन सम स्कॉलर्स हैव मेड रैंडम नंबर्स टेबल्स। अगर ज़्यादा बड़ी होती पॉपुलेशन तो नंबर टेबल बना लेते हैं जो आपके रिसर्चर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, दीज टेबल्स कंटेन रैंडम नंबर्स अरेंज्ड इन रॉ एंड कॉलम। दे मोस्ट पॉपुलर टेबल और रैंडम नंबर्स इज टिपेट्स। अब ना कई तरह की टेबल्स होते हैं जिसमें से आपके सिलेबस में एक है टिपेट्स रैंडम नंबर्स। इनके अंदर क्या होता है, रॉ और कॉलम में लगा दिया जाता है सारे यूनिट को, उनको नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर एक मेथड यूज किया जाता है टिपेट्स रैंडम मेथड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके थ्रू सैंपल को क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थक चुका हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहें। मुफ्त डॉट शिक्षा हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। हम आपका फेसबुक पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, और क्या होता है, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं हम हर जगह अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप हमारी वेबसाइट से स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट में एक कॉलम अवेलेबल आपके लिए, आस्क माय क्वेश्चन कॉलम, उसमें जाके आपके डाउट्स पूछ सकते हो। और हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपके साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, और आपको सिर्फ नॉट सर आपके करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपके को करिकुलर सब्जेक्ट के बारे में भी टीच किया जाएगा। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं मुफ्त शिक्षा के लिए, ऐसे ही हम रिसर्च कर रहे हैं एक ऐसे ही टैलेंटेड टीचर्स की जो अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस हमारे चैनल को देना चाहते हैं, जो हमारे देश का भला करना चाहते हैं, वो हमसे हमारे चैनल से अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस के थ्रू जुड़े
ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को मौसम से बचा के रखिए।